हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम शब्द से बच्चों आप लोग सभी पहले से परिचित हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये प्राचीन काल से ही सभी को पता है, स्पष्ट है कि किसी भी स्थान पर यदि जंतु हैं तो जंतु कभी भी अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए पादपों की आवश्यकता होगी। यदि जंतु होंगे तो पादप अवश्य होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर जंतु एवं पादप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इनकी जो आपस की क्रियाएं हैं ये अन्योन्य क्रियाएं हैं, और ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। यही इकोसिस्टम है। हम इकोसिस्टम को बहुत साधारण भाषा में कह सकते हैं हमारे चारों तरफ का परिवेश या हमारा पर्यावरण, और उस पर्यावरण में क्या क्या है वह सभी एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। जीवों के ऐसे समुदाय को उनके पर्यावरण सहित सामूहिक रूप से एक इकाई माना जा सकता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम अर्थात प्रकृति से मिलता जुलता सिस्टम। इकोसिस्टम शब्द की विचारधारा नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस व अरस्तु ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इकोसिस्टम की प्रस्तुति दी थी। उन्होंने इस शब्द के बारे में इकोसिस्टम शब्द न देते हुए इस इकोसिस्टम और पादप और जंतुओं की जो क्रियाएं हैं, इनका जो इंटरैक्शन है उसके बारे में बताया था। 1869 में जब इकोलॉजी अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से क्या संबंध है, इस रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। तो 1869 में हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और 1935 में टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। अब जो टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया तो उसके बाद ही इकोसिस्टम की विचारधारा पर व्यापक कार्य हुआ, और इसके बारे में सभी को तब जानने का मौका मिला। हम सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरैक्शन ही इकोसिस्टम है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर भी इकोसिस्टम होगा वो बायोस्फीयर कहलाएगा। अर्थात कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग यूनिट्स पाई जाती हैं वह स्थान बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये तो एक इकोसिस्टम की जनरल बात होगी, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इकोसिस्टम की परिभाषा अलग अलग दी है। देखिए, इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन दी है उन्होंने उस शब्द को या पारिस्थितिक तंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पर्यावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों के समाकलन से बना तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके इंटीग्रेशन से बना हुआ तंत्र ही पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद डेफिनेशन जो है और वैज्ञानिकों ने भी काम किया, और कई वैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी है। जैसे पार्क की डेफिनेशन, पार्क के अनुसार इकोसिस्टम
एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग है। एक सकल योग है, हम कह सकते हैं एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इकोलॉजी में ओडम का भी बहुत काम है और ओडम ने 1971 में इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन दी है उनके अनुसार इकोसिस्टम एक ऐसी इकाई है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हों, अपने भौतिक वातावरण, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से पारस्परिक क्रिया करते हों, जिनमें नियमित ऊर्जा का प्रवाह, स्पष्ट पोषण संरचना, पादपों का परिचक्रीकरण एवं जैव विविधता पाई जावे, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ओडम की भी, इस डेफिनेशन में कई चीज़ें नए शब्द आए हैं, जैसे ऊर्जा का प्रवाह, पोषण संरचना, ये अभी आपको हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो वातावरण है वो हो गया उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह किसी इकोसिस्टम में कैसे होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे लेता है या वो एनर्जी को कैसे लेता है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो सन है। प्लांट सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको जो भी जीव जंतु खाते हैं तो उनमें ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये आगे बढ़ता जाता है। फिर है आपके लिए एक शब्द नया आया है जैव विविधता। अब जो इकोसिस्टम है, मोस्टली जो इकोसिस्टम होते हैं ये नेचुरली बन जाते हैं, धीरे धीरे नेचुरली बन जाते हैं। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारे जाति, बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे उसमें कई तरह के पादप होंगे, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स होंगे, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स होंगे, और ये सब उस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी है। तो जिस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी जितनी रिच होगी वह इकोसिस्टम उतना अच्छा फंक्शनल होगा और वह इकोसिस्टम ही पर्यावरण के लिए प्रतिकूल होगा, पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। देखिए अब ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी जो इकोसिस्टम है या द स्ट्रक्चर ऑफ एनी इकोसिस्टम इज मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जैसे कि शब्द से ही विदित हो रहा है जीवित घटक या जैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट या अजैविक घटक। अब जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में भी दो प्रकार मेन है, एक है आपके ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या आ गया, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, all the green plants are autotrophs because they produce their own food। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स। जितने भी पादप हैं वह स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स। अब इन पादप पर जो जीव जंतु या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीवित रहते हैं वो होंगे हेट्रोट्रॉफ्स, वो होंगे हेट्रोट्रॉफ्स या विषम पोषी। और चूंकि ये भोजन को पादपों से कंज्यूम करते हैं, ये भोजन को पादपों से कंज्यूम करते हैं, तो ये कहलाते हैं कंज्यूमर्स या उत्पादक, या ये कहलाएंगे कंज्यूमर्स। क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स जो कि ले रहे हैं, किसी से भी से कुछ ले रहे हैं, तो कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट से भोजन ले रहे हैं।
जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं इनके पास कोई ऐसी विधि नहीं है कि ये अपना भोजन स्वयं बना सके, तो इनको भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे ऑल आर ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, और जो जीव जंतु इन ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं वो हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं या कंज्यूमर्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, मैक्रो मतलब गुरु, बड़े उपभोक्ता, दीर्घ उपभोक्ता, और माइक्रो कंज्यूमर मतलब लघु उपभोक्ता या छोटे। अब जो गुरु उपभोक्ता हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हो गए? ऐसे जीव जंतु, ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट प्लांट्स पर निर्भर हैं, हम उनको कह सकते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जैसे गाय, हिरण, ये सब ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। हाथी, गाय, हिरण, ये सब किस पर डिपेंड है? ग्रीन प्लांट्स पर। तो ये हो गए हर्बीवोर्स। अब जो एनिमल्स हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है, मतलब जो एनिमल हर्बीवोर्स को खाते हैं वो कहलाएंगे कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे कई ऐसे एनिमल हैं जो हिरण और गाय इन सबको खाएंगे, तो वो होंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर है टर्शरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता। फिर हो गए आपके तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स और मांसाहारी उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो ये जो हो गए, ये कैसे हो गए? जैसे इनमें आएंगे आपके बाघ, गिद्ध, टाइगर, चीता। तो ये सब भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर भी और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी, ये दोनों को खा सकते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं हम उनको कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, और इनमें आते हैं आपके कौवा, लोमड़ी, मेंढक। अब मेंढक जो है यदि सेकेंडरी कंज्यूमर्स है तो मेंढक को कौन खाएगा? सांप। तो सांप क्या हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। इसके बाद आपके आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स या अपघटक, स्कैवेंजर्स या अपघटक, जो कि एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ को अपघटित कर देते हैं, जो भी किसी भी चीज़ को अपघटित कर देते हैं वो होंगे आपके स्कैवेंजर्स। हम कॉमनली कह सकते हैं इनको कि ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और ये जीवों को, बड़े बड़े जीवों को छोटे छोटे केमिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं के अतिरिक्त कुछ पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, स्कैवेंजर्स भी होते हैं जिनको हम उपभोक्ताओं की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन ये परजीवी, पादप और प्राणियों को, जैसे जो भी प्लांट्स डिके हो गए या जो एनिमल्स डेड हो गए, उनको ये साफ कर देते हैं। तो जो स्कैवेंजर्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं। हम इनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, हम इनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। लघु उपभोक्ता में आपके आ जाएंगे फंजाई, बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट्स, और ये सब क्या हो गए? अपघटक। ये क्या हो गए? अपघटक। ये जितने भी डेड प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनको अपघटित कर देते हैं, अर्थात
पर्यावरण को या इकोसिस्टम को साफ रखने में स्कैवेंजर अपनी बहुत अधिक अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो ये तो हमने देखे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। अब हम देखेंगे या अब हम चर्चा करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अजैविक घटक, अजैविक घटक भी 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अकार्बनिक पदार्थ। तो इकोसिस्टम में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यदि यह अकार्बनिक पदार्थ न हो तो इकोसिस्टम रन ही नहीं करेगा, इकोसिस्टम चल ही नहीं पाएगा। जैसे ये देखिए, ये आपके जैसे ये आपके क्लाइमेटिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये भी इकोसिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। फिर है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए आपके? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना होगा? उसमें प्रोटीन भी होंगे, उसमें लिपिड भी होगा, उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होंगे। तो ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। फिर है आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स, या जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो हो गए आपके सन, रेन। क्लाइमेटिक फैक्टर में सन जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है इकोसिस्टम में, क्योंकि यदि सूर्य नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो सन, इसके बाद रैन। फिर आपके फिजिकल फैक्टर्स में भी टेम्परेचर, तापक्रम। एक निश्चित तापक्रम पर कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बहुत अच्छे से करता है। तो टेम्परेचर या तापक्रम का भी पौधों की गति पे, पौधों की ग्रोथ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ह्यूमिडिटी की भी एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट होगी तो प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं वो अच्छे से उस इकोसिस्टम में रह पाएंगे या उनका जीवन का निर्वहन अच्छे से होगा। लाइट, प्रकाश, लाइट बहुत अधिक आवश्यक है। कुछ ऐसी जगह है इस पृथ्वी पर जहाँ पर कि लाइट कम देर के लाइट का जो है तीव्रता कम होती है या उसका ड्यूरेशन कम होता है। तो वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, फ्लावरिंग उनमें या उनके प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब। तो ये जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये सब आपस में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट सबसे इतने अधिक इंटरैक्ट हैं या इतने घुले मिले हैं कि यदि एक भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो उस इकोसिस्टम का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। और इकोसिस्टम का जब प्रवाह रुकेगा तो इकोसिस्टम में एक भी फैक्टर कम होने से दूसरे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, हम इस चित्र के सहायता से पारिस्थितिक तंत्र परिकल्पना के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो, जैसे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आप देखिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है सनलाइट, सूरज से डायरेक्ट जो रेज है वो कहाँ पर आ रही है? ग्रीन प्लांट्स पर। और ग्रीन प्लांट्स प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से बनता है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये ही ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर बनाती है, क्योंकि ये सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का मुख्य काम करते हैं ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स।
अब ग्रीन प्लांट्स को जो है वो खाएंगे हर्बीवोर्स, ग्रीन प्लांट्स को जो खाएंगे हर्बीवोर्स। अब जो हर्बीवोर्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स पर पूर्णतः डिपेंडेंट है, जैसे कि हिरन, ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। फिर आगे आपके कार्निवोर्स, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ये प्रथम श्रेणी के मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पर और ग्रीन प्लांट्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कौवा, लोमड़ी। तो इसमें आप देखिए वो आ गए आपके कार्निवोर्स। और फिर है लास्ट में कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स या तृतीयक उपभोक्ता। ये इनको हम टॉप लेवल कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, हम इनको उच्च मांसाहारी भी कह सकते हैं। इनमें आ जाएंगे आपके बाज, गिद्ध, शेर, टाइगर, चीता, जितने भी ऑमनीवेरस एनिमल्स हैं वो आएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स में। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं। अब आप इस चित्र में ये भी देख सकते हो कि देखो इसमें एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है। अब जो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में ही पूरा इकोसिस्टम है। तो हमने अभी पहले भी बताया था कि किसी भी वह स्थान जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स हो वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो एक इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिक दोनों होंगे, लिविंग सब्सटेंसेस भी हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी हैं, और ये दोनों जो हैं ये मिलकर पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्र विशेष की वह इकाई है जिसमें पर्यावरण से इंटरैक्शन करते हुए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सम्मिलित होते हैं। इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी उतना ही रोल है जितना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, और इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी भी फुलफिल होती है या बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट होता है। अब जो इकोसिस्टम शब्द है, इको शब्द का मेन अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण से लिया गया है इको, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस से हुई है और सिस्टम का अर्थ है उस तंत्र से। तो ऐसा तंत्र जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हुए, एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर रहते हुए लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ जो है लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तो अतः कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में फंक्शनल, बायोटिक, अबायोटिक और भौतिक कारकों के योग को इकोसिस्टम कहते हैं। या हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बायोस्फीयर में जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनके अबायोटिक फैक्टर्स का, बायोटिक फैक्टर्स का और फिज़िकल फैक्टर्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो उनका एक पूरा योग है, वह इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, एक बड़ी संरचना, एक बड़ी वृहद दृष्टि से देखा जाए तो इकोसिस्टम एक बहुत व्यापक शब्द है, और इसको समझने के लिए हमें और भी आगे कई लेक्चर्स में हम इसको समझ सकते हैं।